हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला की पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था वीन का विकिरण नियम और उसकी कमियां, ड्रॉबैक्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था रेले जीन्स का विकिरण नियम। अब इस क्लास में हम रेले जीन्स के विकिरण नियम की कमियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या रही थी। रेले जीन्स के विकिरण नियम की कमियां या असफलता। रेले जीन्स के विकिरण नियम में हमने ये अध्ययन किया था कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कृष्णिका के लिए यू न्यू इस फॉर्मूले से डिफाइन किया था हमने 8 पाई KT अपॉन C क्यूब न्यू स्क्वायर। ये था आवर्ती परास में। इसी प्रकार तरंग दैर्ध्य के लिए हमने लिखा था U लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन लेमडा रेज टू पावर 4। ये तरंग दैर्ध्य के लिए है और ये वाला फॉर्मूला है वो आवृत्ति के लिए। यानी इस फॉर्मूले से यहाँ ये शो हो रहा है कि जो यू न्यू है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये कह रहा है कि जो यू लेमडा है वो लेमडा की 4th पावर के एंटी प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम बात करें कृष्णिका के प्रायोगिक स्पेक्ट्रम की, तो कृष्णिका का प्रायोगिक जो स्पेक्ट्रम था वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। इधर मैं कंसिडर कर रहा हूं यू न्यू स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व आवर्ती परास में और इधर ले रहा हूं न्यू आवृत्ति। ये है कृष्णिका का एक्सपेरिमेंटल कर्व। अब अगर रेले जीन्स के विकिरण नियम के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यू न्यू है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब न्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इसी टाइप का होगा। ये जो है वो है रेले जीन्स लॉ। तो इन दोनों ग्राफ से ये वाला एक्सपेरिमेंटल है, ये रेले जीन्स लॉ से है। इनका अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये शो हो रहा है कि जो रेले जीन्स का नियम है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की कम वैल्यूज के लिए तो एक्सपेरिमेंटल कर्व के जैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान एक निश्चित मान से ज़्यादा हो गया, उसके बाद ये जो कर्व है एक्सपेरिमेंटल वाला वो तो ऐसे आ रहा है, जबकि ये कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। यानी रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो केवल कम आवर्ती परास में ही एक्सपेरिमेंटल कर्व के अकॉर्डिंग है। क्या ये कह दूं कि जो रेले जीन्स लॉ है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को कम आवृत्ति न्यू की कम वैल्यू के लिए, या कह दूं अधिक तरंग दैर्ध्य लेमडा के अधिक मान के लिए एक्सप्लेन कर पाया। इसका मतलब इसकी अगर मैं असफलता कहूं, अनसक्सेसफुल, तो असफलता इसकी ये होगी कि ये आवृत्ति के ज़्यादा मान के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या कह दूं तरंग दैर्ध्य के कम मान के लिए। आवृत्ति के अधिक मान ऐसे कह दूं कि जब आवृत्ति बढ़कर अनंत की ओर अग्रसर होगी, या कह दूं कि तरंग दैर्ध्य घटकर 0 की ओर अग्रसर होगी, तो इन कंडीशन में रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो फेल हो जाएगा। यानी वो कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाएगा। अब इसी ग्राफ का अगर हम और एनालिसिस करें तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि रेले जीन्स के विकिरण नियम के अनुसार स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी ये कहूँ कि अगर आवृत्ति न्यू का मान बढ़ेगा तो यू न्यू का जो मान है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं कुल स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, कुल स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व की बात करूं, टोटल यू लिख रहा हूं इंटीग्रेशन यू न्यू डी न्यू।
टोटल के लिए मैं आवर्ती का मान ले रहा हूँ 0 से लेके इनफाइनाइट तक। फॉर्मूला ये था 8 kT अपॉन सी क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट न्यू स्क्वायर डी न्यू। टोटल होगा 8 kT अपॉन सी क्यूब, न्यू स्क्वायर का हो जाएगा न्यू क्यूब अपॉन 3, 0 टू इनफाइनाइट। 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट। यानी ये कह दूं कि जो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कुल ऊर्जा घनत्व का मान है वो इनफाइनाइट आ रहा है। जबकि एक्सपेरिमेंटल जो कर्व हमने शो किया, ये वाला एक्सपेरिमेंटल कर्व ये शो कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान कहीं भी इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ा रहे हो, पहले ही बढ़ रहा है, एक लिमिट तक बढ़ा फिर घट रहा है और 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी न्यू की हर वैल्यू के लिए यू न्यू की जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ रही है, जबकि इसके अकॉर्डिंग टोटल ऊर्जा घनत्व का मान है वो अनंत आ रहा है। यानी ये कहें कि एक्सपेरिमेंटल कर्व ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे न्यू बढ़ रहा है, न्यू बढ़ रहा है तो इनिशियली यू न्यू बढ़ा था और फिर घट रहा है। यानी ये कहूं कि अगर न्यू इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो जो यू न्यू है वो घटकर 0 की ओर अग्रसर होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है एक्सपेरिमेंटल वाला, एक्सपेरिमेंटल कर्व। जबकि वीन का जो रेले जीन्स का विकिरण नियम है वो ये कह रहा है यू न्यू न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये भी होगा इनफाइनाइट होगा। यानी न्यू की ज़्यादा वैल्यू के लिए, आवृत्ति की ज़्यादा वैल्यू के लिए रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब जैसे अगर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करें हम, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम गामा, अक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये जो स्पेक्ट्रम है इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मान बढ़ेगा। आवृत्ति का मान बढ़ेगा इसका मतलब जैसे जैसे रेडियो, फिर माइक्रो, आईआर, विजिबल दृश्य और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, तो जैसे जैसे हम दृश्य से पराबैंगनी विकिरणों की ओर आएंगे आवृत्ति का मान बढ़ेगा और उस केस में रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो फेल हो जाएगा, वो कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाएगा। ये जो घटना है उसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रोफ, पराबैंगनी विपद। पराबैंगनी विपद इसलिए कहेंगे कि आवृत्ति का मान बढ़ाकर हम जैसे जैसे दृश्य से पराबैंगनी की ओर अग्रसर होंगे, या कहें कि आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो जो रेले जीन्स का विकिरण नियम है वो कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाएगा। इस घटना को कहा जाता है पराबैंगनी विपद। इस प्रकार हमने कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित 2 विकिरण नियमों को पढ़ा। पहला जो विकिरण नियम था वो वीन का विकिरण नियम था और दूसरा रेले जीन्स का। दोनों जो नियम हैं उनकी अपनी कुछ कमियां रही है। वीन का विकिरण जो नियम है वो केवल निम्न तरंगदैर्ध्य परास, लो वेवलेंथ वाले केस में कृष्णिका स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। इसी प्रकार रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य, हाई वेवलेंथ वाले क्षेत्र में कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। यानी दोनों में से कोई भी एक अकेला जो नियम है वो कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की पूर्णतया व्याख्या करने में असफल रहा। इसी चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित नियमों की असफलता में हम जो नेक्स्ट अध्ययन करेंगे वो करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। विशिष्ट ऊष्मा को डिफाइन करने से पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता।
ऊष्माधारिता को डिफाइन किस प्रकार करेंगे? मान लीजिए कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, तो किसी निकाय को अगर हम ऊष्मा देंगे तो उसके तापमान के मान में वृद्धि होगी। तो ऊष्माधारिता डिफाइन इस प्रकार से होगी कि किसी भी निकाय सिस्टम, किसी निकाय का टेम्परेचर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, हीट की जो मात्रा है उसको उस ऊष्मागतिक निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। मान लिया किसी ऊष्मागतिक निकाय को dq ऊष्मा दी गई ऊष्मा, इससे उसके ताप में वृद्धि dt मान लिया, उसके ताप में वृद्धि dq ऊष्मा देने पर, तो ऊष्माधारिता को डिफाइन करेंगे S इज इक्वल टू dq अपॉन dt। क्योंकि यहां से देखो, यदि dt का मान मैं 1 ले लूंगा, 1 डिग्री सेल्सियस ले लूं या 1 केल्विन ले लूं, तो S वो किसके बराबर आ जाएगा? dq के बराबर। यानी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वही ऊष्माधारिता कहलाती है। इसी ऊष्माधारिता की यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट हीट, ऊष्मा का मात्रक जूल, टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन, तो एसआई यूनिट हो गई इसकी जूल पर केल्विन। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को इस प्रकार डिफाइन करेंगे, यहां हमने कहा था निकाय का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, यहां कहेंगे किसी निकाय के एकांक द्रव्यमान, यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होगी, हीट जो रिक्वायर्ड होगी, वो कहलाएगा उस सिस्टम की स्पेसिफिक हीट। मान लिया कोई भी सिस्टम है, निकाय है, उसका द्रव्यमान मान लूँ मैं m, मास मान लिया m, और मान रहा हूँ कि dq हीट ऊष्मा देने पर उसके टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है, वो dt हो रही है। तो विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल c से डिफाइन कर रहा हूँ, उसको लिखेंगे 1/m dq/dt। देखो f, m अगर 1 होगा और dt 1 होगा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, m को ले लूँ जैसे 1 किलोग्राम, तो c किसके इक्वल हो जाएगा? dq के इक्वल। यानी डिफाइन इस प्रकार करेंगे, किसी सिस्टम निकाय के एकांक द्रव्यमान, यूनिट मास का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है, हीट जो रिक्वायर्ड होगी, वही उस सिस्टम की कहलाएगी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। इसकी यूनिट की बात करूं मैं, तो इसकी यूनिट होगी हीट का जूल, मास का किलोग्राम, इनटू होगा केल्विन। अब इन दोनों को अगर मैं आपस में रिलेट करूं तो देखो रिलेशन इस प्रकार से हो सकता है, स्मॉल c इज इक्वल टू 1/n dq/dt। dq/dt जो था वो s के बराबर था, तो स्मॉल c इज इक्वल टू s अपॉन स्मॉल m। यानी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ सिस्टम। इसी में थर्ड जो डेफिनेशन है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखो विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है, इसका मतलब हम बात जो करेंगे वो तो यूनिट की करेंगे। जैसे वहां माना था एकांक द्रव्यमान, यूनिट मास,
यहाँ मोलर की बात हो रही तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि किसी भी निकाय के 1 मोल 1 मोल 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी, हीट जो रिक्वायर्ड होगी, वो कहलाएगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखो डिफाइन इस प्रकार से कर रहा हूँ। मान लिया कि कोई भी निकाय है, उसमें मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मान लिया मैंने म्यू है, और उसमें डी क्यू ऊष्मा देने पर टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है dt। इसको मैं कैपिटल C से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/μ dq बाई dt। F यदि म्यू को मान लूँ मैं 1 मोल, dt को कंसीडर कर लूँ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, देन कैपिटल C है वो किसके इक्वल होगा, dq के इक्वल। यानी डिफाइन इस प्रकार से करेंगे कि किसी निकाय के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको कहा जाएगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट देखो dq ऊष्मा जूल नंबर ऑफ मोल्स, मोल इनटू टेम्परेचर का केल्विन, तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मोल इनटू केल्विन। अब इन दोनों को आपस में अगर हम रिलेट करें तो देखो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या म्यू, उसको डिफाइन करते हैं द्रव्यमान मास बटे अणुभार मोलिकुलर वेट। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा C इज इक्वल टू 1/μ dq बाई dt। तो कैपिटल C, म्यू को लिख रहा हूं मैं स्मॉल m बाई कैपिटल M और dq बाई dt। 1/स्मॉल m dq बाई dt, स्मॉल c स्पेसिफिक हीट, इट मीन्स कैपिटल C होगा कैपिटल M इंटू स्मॉल c, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ये हो गया ओनली स्पेसिफिक हीट, और ये हो गया मोलिकुलर वेट। यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू अणुभार इनटू विशिष्ट ऊष्मा। अब हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा की, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, एक नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसी प्रकार केवल विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे तो एक नियत आयतन पर और एक नियत दाब पर। बात कर रहे हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा 2 टाइप की। एक तो नियत आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक नियत दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको CV से लिखेंगे, इसको CP से लिखेंगे। डिफाइन 1/μ नंबर ऑफ मोल्स dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होगा 1/μ dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स से dq इज इक्वल टू du प्लस dw। निकाय को दी गई ऊष्मा
इज इक्वल टू निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस निकाय द्वारा किया गया कार्य, यानी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन डी डब्ल्यू होता है पी डी वी। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dv का मान 0, तो पी डी वी की वैल्यू हो जाएगी 0। पी डी वी अगर 0 हो गया, इसका मतलब डी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो सी वी जो होगा वो होगा 1/μ डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर तापमान के सापेक्ष नियत आयतन पर होगा, वो होगी नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और सीपी है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब जो अपना टॉपिक था वो ये था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन हमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करें, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए तापमान के सापेक्ष। ऐसा माना जाता है कि ठोसों के जो परमाणु है वो सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। सरल आवर्ती दोलक, अगर कोई सरल आवर्ती दोलक एक विमीय गति कर रहा है, वन डायमेंशनल एक विमीय सरल आवर्ती दोलक एक विमीय गति कर रहा है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है उस दो पार्ट में होगी। एक स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² और एक गतिज ऊर्जा के रूप में 1/2 m और vx, अक्ष डायरेक्शन। तो ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत के अनुसार कुल ऊर्जा जो होती है उसमें जितनी स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी, हर वर्ग वाली टर्म के संगत ऊर्जा का मान 1/2 kT होगा। ये ऐसे कह दूं कि प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध औसत ऊर्जा का मान 1/2 kT होगा। तो इसमें 1/2 kT इसके कारण आ जाएगा और 1/2 kT इसके कारण आ जाएगा। यानी ऐसा कह दूं कि जो कुल ऊर्जा का मान एक विमीय सरल आवर्ती दोलक की जो कुल ऊर्जा का मान है, औसत ऊर्जा का मान है, वो kT होगा। लेकिन हमें पता है कि जो ठोसों के परमाणु होते हैं वो त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय सरल आवर्त गति करते हैं। सरल आवर्त गति यानी त्रिविमीय सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं वो। तो त्रिविमीय सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करेंगे तो ऊर्जा का जो मान है वो एक विमीय का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो त्रिविमीय सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करेंगे तो ठोस के एक परमाणु की औसत ऊर्जा जो है वो हो जाएगा kT का 3 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 3 kT। अब बात करें अगर 1 मोल, क्योंकि हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे हैं, 1 मोल ठोस की औसत ऊर्जा एवरेज एनर्जी 1 मोल की कैलकुलेट करूंगा तो इसको मैं अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3 kT इंटू Na, जहां Na है अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। अब हम जानते हैं कि जो गैस नियतांक कैपिटल R है उसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं Na इंटू के। ये गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, ये अवोगाद्रो संख्या, और के बोल्ट्जमैन नियतांक। तो 1 मोल ठोस की कुल ऊर्जा को मैं यू लिख रहा हूं, तो यू हो जाएगा K इंटू Na की जगह लिख दूंगा R, तो ये हो जाएगा 3RT। यहां से अगर मैं du/dt कैलकुलेट करूं
तो du/dt की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3r और t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो du/dt की वैल्यू हो गई 3r। अब हम लिख रहे हैं 1 मोल ठोस परमाणुओं की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें म्यू है नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल के लिए लिखूंगा तो मैं म्यू 1 कंसिडर करूंगा, तो म्यू अगर 1 कंसिडर करूंगा तो CV होगा du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। du/dt हमने सॉलिड के लिए कैलकुलेट किया है, वो 3r आ रहा है, यानी CV की वैल्यू आ गई 3r। यानी ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत को आधार मान के, जो कि एक चिरसम्मत सिद्धांत है, उसके बेसिस पे अगर हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट की तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान आता है वो आ रहा है 3r। r गैस कांस्टेंट है, यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत है, ये टेम्परेचर वगैरह प्रेशर किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का जो ग्राफीय निरूपण है, प्रायोगिक ग्राफीय निरूपण, उसको इस परिणाम से तुलना करेंगे और तुलना करके वहाँ ये चेक करेंगे कि ये जो चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित जो सिद्धांत है वो क्या ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की सही व्याख्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।